जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम वंस अगेन। हमारे साथ एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं। साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर लंदन रह चुके हैं, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से ज़ाहिर है उनके स्पोक्समैन रह चुके हैं। अपनी ज़िंदगी पूरी इन्होंने इसी काम में, सफारतकारी में, और रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने काम जो है अपना मिशन जारी रखा रखा हुआ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर अपने वीलॉग के तहत मशवरे देते रहते हैं। ये अलग बात है कि हम इनके तजर्बे से मुस्तफीद नहीं होते, लेकिन ये कलमा हक जो है वो सदा उसकी बुलंद करते रहते हैं। चीन है, उसका हमारे आर्मी चीफ ने चार रोज़ा दौरा किया है। फिर सऊदी अरब, ईरान, चीन एक ब्लॉक बन रहा है। अब चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में आए हैं। यहाँ पर सी पैक मनसूबा भी है, बहुत सारे मामलात हैं हमारे चीन के साथ। तो हमारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, या बाजवा डॉक्ट्रिन की बात करें, जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर में वो खुद सामने आ गए और खुद तकरीर कर दी बैठकर, एक वेस्ट को खुश करने के लिए, और हमारा एक फौजी दस्ता भी वहां पे गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम चीन की तरफ ज्यादा हमारी टिल्ट हो जाए, तो हम नाराज कर बैठे अपने जो हमारे जिसके साथ हमारी टेक्निकली स्पीकिंग सारी रवायती जो हमारा जो अलीफ अमेरिका है। हालांकि अमेरिका की पॉलिसियां तो बदलती रहती हैं, वो कहीं हमें नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। और आईएमएफ, ये सारा वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये इन्हीं के कंट्रोल में है, तो हमें इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा। नहीं, नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, बड़े अरसे से पहुंचा रहे हैं। और ये कोई पाकिस्तान चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है कोई नई चीज़ नहीं है। ये पिछली कई दिहाइयों से हमारा एक पाकिस्तान चाइना, हम कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। तो कोई नई बात तो नहीं है, ये तो पिछले कई हिमालय से ऊंची, हिमालय हिमालय से से ऊंची और शहद से मीठी और समुद्रों से गहरी। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो बड़ी, हम जब बच्चे थे तो ये बातें सुनते थे। तो पाकिस्तान और चाइना की खसूसी ताल्लुक है, और ये आगे बढ़ता रहेगा, मुझे इस पर कोई शक नहीं है। गो कि अमेरिका और कुछ वेस्टर्न और भारत की कोशिश ये है कि ख़ास तौर पर अमेरिका की, कि हम बिल्कुल चाइना की गोद में न गिर जाएं, इसलिए वो सी पैक की मुखालिफत भी कर रहे हैं। और हमें अभी देखें ना, आईएमएफ का प्रोग्राम सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर की बात है, उसमें भी तक मामला गंभीर ही हैं, वो होता नज़र नहीं आ रहा। तो अमेरिका की ख्वाहिश तो ये है, लेकिन मामला ये है कि अमेरिका सारे वो काम कर रहा है भारत के साथ मिलकर जो हमारे लिए ख़तरे का बायस हैं। जिस तरह वो उनको डिफेंस जो है इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरह वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की हिमायत करता है भारत के लिए, या जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप की हिमायत करते हैं। तो ये सारी वो बातें हैं जो कि पाकिस्तान को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। और हमें ये मालूम है कि भारत और अमेरिका क्वाड के मेंबर भी हैं। फिर 2U और 2I और 2U जो है एक नया बना है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, उसका भी मेंबर है दोनों। तो हमारे लिए तो अमेरिका ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी ना कि हमें कुछ एक लिहाज से। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जहाँ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना के साथ डेवलप हो रही है, तो हमें ये चीज़ें पब्लिक में कहने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका के साथ और यूके के साथ, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ ही हमारे ताल्लुकातों की बड़ी अहमियत है। और क्योंकि हमारा सारा डायस्पोरा खास तौर पे यूके में और यूएस में तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं। तो ये लिविंग ब्रिज है पाकिस्तान और इनके दरमियान, तो हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, इन ताल्लुकात को भी। इसका हमारी डिप्लोमेसी में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जहां हम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं या हमारा है चाइना के साथ, तो हमारे इनके साथ भी ताल्लुकात वो कि स्ट्रेटेजिक नहीं हो सकते, दैट इज बियॉन्ड अस। लेकिन एक ट्रांजैक्शनल म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप तो हो सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। कोई ये विन लूज या ब्लैक एंड वाइट वाली सिचुएशन नहीं होती सफारतकारी में। आप बहुत सी चीज़ों को एम्बिगुअस रखते हैं, उस पर पब्लिक स्टेटमेंट्स नहीं। हमारे से गलती जो आपने की है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में हमारे फॉर्मर चीफ ने एक बयान दे दिया। फिर जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई जनवरी 2022 में, वो भी मुनासिब नहीं थी, उसमें बड़ी इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन थी। और कभी भी किसी मुल्क को ये नहीं कहना चाहिए कि हम किसी कैंप में नहीं हैं। ये कहना बाई इटसेल्फ मेरे हिसाब से डिफीटिस्ट एक मेंटालिटी है।
आपको इस किस्म की स्टेटमेंट से इज्तनाब करना चाहिए। जहां जहां आपके इंटरेस्ट हैं आप उनको परसू करें, और उसके लिए एक ऑब्वियसली टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन वो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे दूर लेकर ना जाए, उनसे करीब लेकर जाए। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स गेम हो गई है दुनिया में अब। देखिए ना, भारत जिस तरह आप जानते ही हैं, चीन के साथ भी ट्रेड रखा हुआ है, हालांकि 2017 में डोकलाम में स्कर्मिशेस हुए, फिर अभी हम देख रहे हैं कि ईस्टर्न लद्दाख में कितने उनके फौजी मारे गए भारत के, लेकिन ट्रेड भारत उन्होंने रखा हुआ है उनके साथ भी 130-140 बिलियन डॉलर का ट्रेड वो करते हैं। लेकिन साथ साथ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी रखी हुई है, रशिया के साथ भी उनकी पार्टनरशिप है। तो एक लिहाज से खेलना पड़ता है। आपने भारत से कभी कहीं वो नहीं सुना। अपने बिजनेस के लिए चाइना वहां भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ऑब्वियसली सारी चीजें पॉसिबल हैं अगर हमें क्लैरिटी आ जाए कि हमारी हमने किस तरह आगे चलना है। हमारे यहाँ क्लैरिटी एक्चुअली नहीं है। हम स्टेटमेंट्स, हमारी बड़ी लूज स्टेटमेंट्स हम इशू करते हैं बगैर सोचे समझे। एक तरफ हमारे वजीर आजम मॉस्को गए हुए हैं 24 फरवरी को, जब यूक्रेन में एग्रेशन होता है, और वो कहते हैं कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो बड़े अच्छी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स थी। दूसरी तरफ आपके आर्मी चीफ रशिया को कंडेम कर रहे हैं उनके एग्रेशन पे। तो इस किस्म इस तरह तो मामला नहीं चलते रियासतों के। तो ये फंडामेंटल खराबियां यहाँ से पैदा होती हैं एक्चुअली। तो हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए हाँ, और ताल्लुकात में बैलेंस रखना चाहिए। और हम ज्यादा असल में सियासत पॉलिटिकली ज्यादा कर देते हैं। और दूसरी एक और बात भी है कि अमेरिका की जो अंडरस्टैंडिंग, मैं अमेरिका को समझता हूँ, उनकी कई पॉलिसी पे कोई परमानेंट नहीं होती, वो शिफ्ट होती रहती है, तब्दील होती रहती है, अपने मफाद के तहत घूमती है। हो सकता है 4 साल के लिए एक पॉलिसी बना दे, 2 साल के लिए एक पॉलिसी बना दे, तो तब्दील होती है। वहाँ लॉबियिस्ट हैं, काम करते हैं, वो सब कुछ और कर सकते हैं। आपने जी। बिल्कुल ठीक कहा। वो ट्रम्प आया तो उसने ईरान से न्यूक्लियर डील कैंसिल कर दी, जी। क्लाइमेट एक्ट से निकल गए, वो नॉर्थ कोरिया पहुंच गया किम जोंग उनसे मिलने के लिए। तो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ। और फिर दूसरी बात आप कह रहे हैं $1.5 बिलियन के लिए हम मरे जा रहे हैं। रात को मैंने एक अमेरिकन पाकिस्तानी बिजनेसमैन का, जिनका 200 प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी, वो बनाते हैं, तो 60 मुल्कों में वो कारोबार करते हैं। वो कहते हैं कि व्हाई डोंट यू आस्क अस, वी कैन हेल्प आउट पाकिस्तानी ओवरसीज। लेकिन हम सेफ एनवायरनमेंट चाहते हैं, हम डेमोक्रेसी पाकिस्तान में चाहते हैं, वो है नहीं, ऑनेस्ट लीडरशिप नहीं है। आपको पता है कितनी अहम डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में। चीन का वजीर खारजा आए हैं, फिर अफगानिस्तान के वजीर खारजा आए हैं, लेकिन एक गैर जरूरी मशक करने के लिए, रिहर्सल करने के लिए हमारे वजीर आजम जो है वो बरतानिया में है, ताजपोशी। आप रह चुके। ये तो एक सरमोनियल, रॉयल्स का किरदार तो एक हम सरमोनियल है। वो गए, वो तो ये एक ओवरऑल कवर अप था। बुनियादी तौर पे अपने भाई से मिलने गए हैं उनको, क्योंकि वो भी अमेरिका से अपने सऊदी अरब से होके आए हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा कंसल्टेशन के लिए बुनियादी तौर पे गए हैं, और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएंगे लंदन की हवा में। आपके साथ मुलाकात भी होगी, वो जी जी। खुश रहते यार हैं। वही वही ना, एयरफोर्स का त्यारा यहाँ पर खड़ा है। पिछले वेनसडे को आए थे, और 6 दिन पहले। और फिर आपको पता है कि जो रॉयल्स हैं, ये बाहर की दुनिया में तो ज़ाहिर कॉमनवेल्थ को हेड करते हैं बादशाह सलामत, तो पहले क्वीन थी। लेकिन इनका जो किरदार यहाँ की सोसाइटी के अंदर है, ये सेरेमोनियल है। और इनको सर 50 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। ये जो मोनिकीज हैं या जो रॉयल हैं, उनके खिलाफ जो लोग खिलाफ प्रोटेस्ट जो करते हैं, 50 वो गिरफ्तार भी हुए। तो यहाँ पर रॉयल्स के खिलाफ भी एक लॉबी काम करती है, लेकिन इनको रखने पड़ते हैं हेड ऑफ द स्टेट्स, चूंकि इससे नोवल्टी है, चर्ची है, ये एक हेड ऑफ एक सरमोनियल चीज है। और ये और जनरेट करते हैं, फंड्स जनरेट करते हैं टूरिज्म टूरिज्म से, टूरिज्म और भी बहुत होता है, टूरिज्म से। टूरिज्म ज्यादा होता है। वरना ये क्या कोई सच एज रोल उस तरह का नहीं है, और ये हमें कुछ दे भी नहीं सकते। ये तो करना तो हुकूमतों नहीं होता है, वो रशी सुनक कर सकते हैं। लीजिएगा कि सी पैक हमारी भी जा रहा है, यहाँ पर रोडें निकलेंगी, हमें जॉब्स निकलेंगी। चाइना की अपनी भी तो मजबूरी है, क्योंकि उसको तो रोड चाहिए, उसको तो बिजनेस चाहिए, उसको तो एक्सेस चाहिए दुनिया की मंडियों तक पहुंचने के लिए। तो हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये इसको तो एक्सेस चाहिए। लेकिन ये जो अलामिया जारी हुआ है बिलावल भुट्टो साहब के साथ, और रशिया के, चीन के जो वजीर खारजा है, वो कश्मीर पे हुआ है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत जो है इस मसले को हल करेंगे। चीन कुछ कर सकता है हमारे लिए,
तो कोई नई करारदाद ला सकता है, कोई नई चीज कर सकता है। वो मेरे ख्याल में वो खुद आपने कह दिया कि वो लद्दाख उसके पास है, कश्मीर पर वो काफी हद तक खुद भी काबिज है और बेनिफिशियरी है इसकी। चीन का देखिए, चीन थोड़ा सा कंसर्न तो है, क्योंकि सी पैक में हमने खुद गलतियां की, हमने हमारे मिनिस्टर्स ने कोई स्टेटमेंट दी कि सी पैक में बड़ी करप्शन हो रही है और हमने लूज बॉल्स खेले। तो चीन ऑब्वियसली एक मुख्तलिफ, अब थोड़ा सा मैं समझता हूँ कुछ कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। और ये चीन के फॉरेन मिनिस्टर देखिए, दिसंबर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो अब ये मई के महीने में इनका पहला दौरा हुआ है। तो ये गैप भी यूजुअली यूजुअली पाकिस्तान भारत चीन के दरमियान इतना गैप भी नहीं आता, यूजुअली जल्दी ये दौरे हो जाते हैं। फिर हमारे आर्मी चीफ भी होके आए हैं, तो लेट्स होप के जो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं सी पैक के बारे में वो भी दूर हो जाएंगी। और फिर चीन को ये भी, क्योंकि जो स्टेटमेंट आई है चीन की जानिब से दे, उन्होंने चीन के वजीर खारजा ने बड़े वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर कोई भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती। जिससे आपने भी शुरू में अपने बताइए में कहा कि हाउ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़। तो हमारे यहाँ तो एक सियासी खलजान है, एक अफरा तफरी का आलम है इस वक्त। तो चीन को ऑब्वियसली इस बात की फिक्र तो होगी कि वो किस हद तक इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टमेंट सारी बेकार ना चली जाए। तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल अभी कम है मेरे ख्याल में, जहाँ तक हमारे सियासी हालात का ताल्लुक है। तो जब इंशाल्लाह कोई सियासी सूरत हाल बेहतर होगी तो आई एम श्योर, क्योंकि इसमें चीन का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है सी पैक में। अभी उनको पूरा 1 महीना लगता है स्ट्रेट ऑफ मलाका में अपने शिप भिजवाने में। तो ये 2 हफ्तों में इनके जो हैं ट्रक्स अगर आएंगे तो पहुंच जाएंगे अफ्रीका और यूरोप और सेंट्रल एशिया। तो बड़ा ज़बरदस्त काम है ये। तो अगर इसे सही इम्प्लीमेंट हो जाए तो पाकिस्तान के लिए भी बारे नियारे हो जाएंगे, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि 4 इसके सेक्टर्स हैं सी पैक के, और गवादर पोर्ट बन जाए तो क्या बात हो जाएगी। लेकिन हमें इसके बारे में खुद पहले सीरियस होना होगा कि हम बिफोर वी एक्सपेक्ट कि चाइनीज इसमें कुछ सीरियस होंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आपने बात की, तो चाइना और सऊदी अरब ऑब्वियसली ये सब, और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। अमेरिका, और अमेरिका नहीं जाता अमेरिका नहीं चाहता, उसके अपने वो जाके रखना चाहता है ताकि। टाइम में है वो। और भारत ये चाहते हैं कि बस पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी रहे, उनको फिर ज्यादा खेलने का मौका मिल जाता है इन सब चीजों में। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो उसी भी सूरत में आ सकती है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो, तो इलेक्शन तो करवाने जा नहीं रहे। शिराज साहब, आई एम नॉट श्योर कि इलेक्शंस भी होंगे तो क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी उसमें भी। मेरा अपना ख्याल तो यही है कि इलेक्शन मजीद कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगी। आप देखेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात बन गए हैं, जब तक कुछ चीज़ों पे एग्रीमेंट नहीं होता, सियासी सारी जो पार्टीज हैं पीटीआई और पीएमएलएन वगैरह, उस वक्त तक इलेक्शंस करवाने से भी कोई हल नहीं निकलेगा। तो क्योंकि इलेक्शन के आप समझते हैं नहीं होंगे? नहीं, इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि जल्दी होने वाले हैं, मेरा तो नहीं ख्याल। इमरजेंसी लगेगी 1 साल के लिए, ये भी खबरें मैं हैं। ये नहीं कह रहा कुछ कुछ सिलसिला, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी एक बहुत बड़ी गलती हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन ही फैसला कर लेना चाहिए था कि भाई बस इस दिन इलेक्शंस करवाएं। जब उन्होंने थोड़ा सा मैदान छोड़ दिया और सियासतदानों के हवाले कर दिया और अपनी जो आइनी जिम्मेदारी थी उसको नहीं निभाया, तो फिर सारे मामलात अब मुख्तलिफ राहों पे चल पड़े हैं। इसलिए मुझे अब मैंने पहले दिन ही कहा था, आज से तकरीबन महीना पहले जब ये सारा खेल शुरू हुआ था, तो मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने एक टेलीविजन शो पे कहा था, मैंने कहा ये नहीं करना चाहिए, तो उनको अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए, बाकी सियासत से वो दूर है। अंडरस्टूड। जब आप एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ठीक है, पॉपुलर लीडर है, रैली पुल करते हैं, पॉपुलरिटी उनकी 80-90% सब सारे पाकिस्तान के सूबों में एंटिटी पहला पब्लिक में मौजूद है, लेकिन जिनके साथ उनके एग्रीमेंट होने चाहिए हमारे एस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो तो इकतदार नहीं मिल सकता और ना इलेक्शन हो सकता। इवन इवन थोड़ा सा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का मसला भी हो गया इमरान खान का। तो थोड़ा से मामला बिगड़ गए हैं और इतने केसेस अब हो गए हैं, और मेरा ख्याल है कि पीडीएम की ख्वाहिश तो यही होगी किस तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाए, और एक दफ़ा डिस्क्वालीफाई होगा तो शायद फिर आप देखेंगे कि इलेक्शन भी जल्दी हो जाएंगे। हाँ, डिस्क्वालीफाई के मामले में 2-3 केसेस बड़े सीरियस हैं। तोशा खाना है, फॉरेन फंडिंग है, और शायद ये भी
जो एलिगेशन लगा रहे हैं अदारों के सरबान पर कि उन्होंने मेरे कत्ल का क्योंकि मकसद। किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और थोड़ा सा मेरे ख्याल में 2-3 माह और लग जाएंगे। अगर डिस्क्वालिफिकेशन करनी है तो इतनी जल्दी नहीं होगी, 2-3 माह बाद होगी। अवाम का किस तरह का रद्द अमल होगा इस चीज को? अमरा अवाम भी अब एक लिहाज से तंग ही आ चुकी है। तमाम ये जो है ना झमेल, सच्ची बात तो यही है, अवाम भी यही चाहती है कि उनके जो मसाइल हैं वो हल हों। कब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे? अवाम का मैं कुछ नहीं कह सकता क्या, लेकिन मुझे लगता है कि अवाम अब चाहती है कोई स्टेबिलिटी आ जाए मुल्क में सियासी एतबार से भी, ताकि इकनॉमिक मामलात आगे चलें। क्योंकि मैं देखता हूँ, लोगों से यहाँ मिलता हूँ, वहाँ मजदूरों से मिलता हूँ, सब तंग आए हुए हैं कि हर रोज़ क्या हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। सारा दिन टीवी टॉक शोज में यही बातें सुनते हैं, सोशल मीडिया पे भी यही बातें हो रही हैं। तो अवाम मेरे ख्याल में ज़्यादातर परेशान ही है, और वो चाहती है कि जो भी आए लेकिन काम बस सब ठीक हो जाए। उनके जो महंगाई है, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं, ये जो हुकूमत है, ये जो बैठे हुए इनसे हुआ भी कुछ नहीं ना, इस वजह से इनसे भी तंगी है। ये भी एक बात, लेकिन किसी के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं है ना। कोई थिंक टैंक्स तो है नहीं, कोई उस तरह पार्टीज नहीं है जिस तरह कंजर्वेटिव या लेबर पार्टी है लेबर उनके। या लिबरल डेमोक्रेट है। हाँ, उनके पास तो पूरे थिंक टैंक्स हैं। वो एक शेडो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी है। हमारे यहाँ तो वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में ही नहीं आते, अपनी बेइज्जती समझते हैं आना। तो इस वजह से हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम उसने स्ट्रेंथन, जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज, वही सिस्टम हमने स्ट्रेंथन नहीं किया। तो अभी बहुत लंबा सफ़र है शिराज साहब पाकिस्तान का, जहाँ तक सियासी सूरत हाल है। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब से आज हमने खुलकर बात की, और बहुत सारी अंदरूनी पॉलिटिक्स पर भी थोड़ी बहुत बात की, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज़ पर और पाकिस्तान के जो मामलात कश्मीर से मुतल्लक हैं, भारत से मुतल्लक है, अफगानिस्तान से मुतल्लक हैं, उन पर हमने गुफ्तगू की। और इन्होंने बहुत मुझे टाइम भी दिया। और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुसलसल टीवियों वाले, आज चूँकि हेक्टिक डे है, चूँकि हम And चेंज Shahzad, you're a good friend. You're a good friend, and always have a high regards for you. Thank you और very आपको पता है सर कि जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो आपकी जो दोस्त हैं यहाँ पर बर्मिंघम में, ब्रेडफोर्ड में, लंदन में, वो तो आपको एडमायर करते हैं, खास करके much. कश्मीर के हवाले से और इस सब से। तो वो कुछ वो फिर कहेंगे कि मेरा सवाल भी पूछना चाहिए था। तो इसके लिए आपको दोबारा फिर आना चाहिए, आप Inshallah, एक बार फिर सवाल anytime, इकट्ठे करो। अपना inshallah. बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Good. इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू।